हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रुक्मणी प्रकाशन के वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 2 को करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है आपके करंट अफेयर्स को भी शामिल किया गया है और मतलब बिल्कुल भी आपके एग्ज़ाम पेपर जैसा पेपर तैयार किया गया है। तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस सेट है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले जो हैं प्रथम भारतीय व्यक्ति थे और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य बनाया गया था। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? तो इन्हें जो है बर्मा, जिसे म्यांमार के नाम से अभी हम जानते हैं, वहाँ भेज दिया गया था। 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, के बाद अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर बर्मा भेज दिया गया था। और बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे और 1857 में इनका दरबार क्रांति का जो है प्रमुख केंद्र था। अगला सवाल है, दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे? तो यह जो है उपयुक्त सभी वर्ष में जो है दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। याद रखिएगा, 1886, 1893 और 1906 में ये जो सभी अधिवेशनों में जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी। अगला सवाल है, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के निर्वासन की सज़ा देकर बर्मा भेज दिया गया था? तो यह जो है 1924 से 25 के तहत जो है इन्हें 3 वर्ष के सज़ा देकर जो है बर्मा भेज दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1857 में जो है कटक में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था? तो यह कहे थे गोपाल कृष्ण गोखले जी को। अगला सवाल है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो माउंट आबू जो है यह अवस्थित है आपके अरावली पर्वत पर। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन को जोड़ता है? तो इनके द्वारा जो है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ा जाता है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है और यह जो है यूरोप एवं अफ्रीका को अलग करती है। याद रखिएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं हम। भारत के सबसे बड़ा और सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भारत के सबसे बड़े सौर शक्ति संयंत्र जो है यह अवस्थित है भादला में। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा और यह राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर बना हुआ है और यह उत्तराखंड में स्थित है। और टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी जो लंबाई है 261 मीटर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो यह जो हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है और सदाबहार वन जिस वन की पत्तियां सालों भर बनी होती है उसे कहते हैं। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो हो जाएंगे जनार्दन प्रसाद को जो है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, भारतीय क्रिकेट टीम की चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह हो जाएंगे अजित अगरकर को। ऑप्शन जो डी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? तो यह जो देश हो जाएगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान देश ने एक नए संविधान पर जनमत संग्रह करवाया है और यह 26 दिसंबर 1951 में जो है सोवियत संघ के विघटन के फलस्वरूप एक उज्बेकिस्तान नामक देश बनकर उभरा था और उज्बेकिस्तान की राजधानी
ताशकंद है और उसकी मुद्रा सोम है, यह भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, कौन सा शहर संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का मेज़बान है? तो यह जो देश है हो जाएगा नई दिल्ली। कौन सा शहर है, सॉरी फ्रेंड्स, यह हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का मेज़बान है और इसका उद्घाटन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवास एवं शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है। नेक्स्ट सवाल है, जुलाई 2023 में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना है? तो यह बन गया है ईरान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, गणतंत्र दिवस पैरेड 2023 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? तो यह जो राज्य है उत्तराखंड को घोषित किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। अगला सवाल है हमारा, हर साल विश्व क्षय दिवस या टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 मार्च को। हर वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, 2023 का थीम था, हाँ हम टीवी का अंत कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीवी। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बीपीएससी अक्सर थीम से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछती है। अगला सवाल है, किस देश ने वर्ष 2023 से 27 तक के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट सवाल है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो होता है आगम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के सामूहिक रूप से जो है आगम शब्द का प्रयोग किया जाता है और जैन धर्म के साहित्य को आगम कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? तो यह जो हुआ था 1839 से 42 के तहत। यह युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था और इस युद्ध के पीछे मूल कारण था ब्रिटेन चीन में अपने व्यापार पर किसी भी प्रतिबंध का विरोध कर रहा था। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृदभांड काल के रूप में जाना जाता है? तो यह जो समय था उत्तर वैदिक काल को कहा जाता है। अगले सवाल को देख लेते हैं हम, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1680 ईस्वी को। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम, अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था? तो यह किया गया था फैजी के द्वारा। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, फैजी के निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था। अगला सवाल है हमारा, 19वीं सदी के तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में अंग्रेजी व्यवस्था ने निम्न में से किस भू राजस्व प्रणाली में किसानों के साथ सीधे लगान का निर्धारण किया था? तो यह किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। अगला सवाल है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने की थी और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, शिवाजी के मंत्री परिषद अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो विदेश मंत्री को जो है शिवाजी के मंत्री परिषद में हम सुमंत के नाम से जानते थे। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए, निम्नलिखित में किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया? तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार सरोवर परियोजना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बारी दोआब डैश के बीच का क्षेत्र है? तो बारी दोआब जो है यह व्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र है। दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को हम दोआब कहते हैं। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो गोदावरी डेल्टा जो है यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। गोदावरी डेल्टा पूर्व तटीय मैदान में आंध्र प्रदेश राज्य में बनता है और महानदी डेल्टा जो है यह उड़ीसा राज्य में बनता है और कृष्णा डेल्टा जो है यह तमिलनाडु
सॉरी आंध्र प्रदेश में राज्य में बनता है, और कावेरी डेल्टा जो है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमनद से हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी डोडा बेटा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? तो यह आता है राज्य सूची के अंतर्गत। अगला सवाल है हमारा, लोकसभा तथा विधानसभा के चुनावों में मतदान देने के लिए मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम से किया गया? तो यह किया गया था 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 से जो 18 है इसके बीच जो है समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक पदों में वरीयता क्रम में सबसे उच्च क्रम पर कौन सा पद है? ऐसे सवाल बीपीएससी अक्सर पॉलिटी में पूछती है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। अगला सवाल है हमारा, प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में कौन हुए थे? तो यह जो थे M.A. आयंगर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण अस्पर्धा। अगले सवाल को देख लेते हैं हम। अगला सवाल है, सेवा किसी अर्थव्यवस्था के डैश का एक हिस्सा है? तो सेवा जो हो जाएगा यह तृतीय क्षेत्र का एक हिस्सा माना जाता है। अगला सवाल है, मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? तो मुद्रास्फीति जो है यह नापी जाती है मुद्रा आपूर्ति की अधिकता से। मुद्रा आपूर्ति की अधिकता से मुद्रास्फीति मापी जाती है, और मुद्रा के अवमूल्यन के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में जो है दीर्घकालिक वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। अगले सवाल को देख लेते हैं हम। अगला सवाल है, 1948 की औद्योगिक नीति ने में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो यह जो है कुल 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। अगले सवाल को देख लेते हैं, औद्योगिक नीति को किस तरह का संविधान कहा जाता है? तो औद्योगिक नीति को जो है आर्थिक जो हो जाएगा नीति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक नीति को आर्थिक संविधान भी कहा जाता है, और 1956 ईस्वी के औद्योगिक नीति को आर्थिक संविधान कहा जा सकता है। अगले सवाल को देख लेते हैं हम। निम्न में कौन तथ्य सुनामी से संबंधित नहीं है? तो किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाली प्राकृतिक घटना यह जो है संबंधित नहीं है। बाकी जो ये तीनों ही हैं सुनामी से संबंधित है। अगला सवाल है, 1931 में निम्नलिखित में कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो यह थे वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, और यह जो 1931 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कराची में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है हमारा, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लंबाई कुल लंबाई क्या है? तो समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई जो हो जाएगी यह हो जाएगी ऑप्शन बी 7517 किलोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पे आ जाएगा, अगर क्रम से देखेंगे फ्रेंड्स, तो रूस, फिर कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर 7वें नंबर पे आता है हमारा भारत। अगला सवाल है हमारा,
बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगा था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय जो राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो थे। और बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगा था उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। और बिहार में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था यह जून 1968 ईस्वी में लगाया गया था। और अगर मुख्यमंत्री पूछ दे तो याद रखिएगा भोला पासवान शास्त्री। अगला सवाल है हमारा, बिहार के मधुबनी जिले से शुरू सुखेत मॉडल किस विषय से संबंधित है? तो यह संबंधित है प्रदूषण से। बिहार के मधुबनी जिले से शुरू सुखेत मॉडल प्रदूषण विषय से संबंधित है। और सुखेत मॉडल में किसान न केवल गोबर बेचकर स्वच्छ ईंधन पाता है बल्कि उससे जैविक खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। अगला सवाल है, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को भारत रत्न सम्मान कब मिला था? तो यह मिला था 1961 ईस्वी में। अगला सवाल है, कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्नलिखित में कौन से घराने से जुड़े थे? तो यह जो जुड़े थे लखनऊ घराने से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने 2001 में निम्नलिखित में कौन सा नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इन्हें जो है भारत रत्न से नवाजा गया था। अगले सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो यह जो उत्तक है ऑप्शन बी जाइलम हो जाएगा। जाइलम उत्तक मुख्य रूप से जो है मृत कोशिकाओं से बना होता है। अगला सवाल है, कौन तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है? तो यह हो जाएंगी संवहनी संबंधी। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं? तो परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत जो हो जाएगा टमाटर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्न में कौन मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है? तो यह हो जाएगा टेंडन। मांसपेशी और अस्थि को के जोड़ को टेंडन कहते हैं और अस्थि से अस्थि के जोड़ को जो है लिंगामेंट्स कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन सी अधिचर्म कोशिका से जो है त्वचा बनी होती है। ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और त्वचा हमारी बाहरी वातावरण से रक्षा करती है और यह ताप नियंत्रण में भी मदद करती है। अगला सवाल है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? तो यह हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का मापक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं हम, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो हमारे शरीर में जो है संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबंध करता है तथा उन्हें कुछ अवलंब भी देता है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? तो यह हो जाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। यह जो होता है अत्यधिक ऊष्माक्षेपी ये होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किन युग्म की एसआई इकाइयाँ समान होती है? तो यह हो जाएगा कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाइयाँ समान होती है। और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है, तो याद रखिएगा। और जूल एक जो है ऊर्जा एक अदिश राशि है और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगले सवाल को देख लेते हैं हम, मुंह का पीएच मान कितना होता है जिससे दांतों का टूटना शुरू हो जाता है? तो मुंह का पीएच मान जब 5.5 से कम हो जाता है तब जो है दांतों का टूटना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अगला सवाल है, निम्न में कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो यह जो हो जाएगा शकरकंद का बेल, यह एक द्विबीजपत्री पौधा होता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं, मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है? तो इसका उदाहरण हो जाएगा
म्यूकर। अगला सवाल है वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है कहलाता है। तो यह बायोफर्टिफिकेशन कहलाता है। अगला सवाल है कॉलेरा रोग किसके द्वारा होता है। तो कॉलेरा जो होता है इसका प्रमुख कारण है बैक्टीरिया। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो यह हो जाएगा एनोड रे जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है। तो सबसे अंत उत्पाद जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन का होता है यह हो जाएगा ग्लूकोज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें किसके रूप में जाना जाता है। तो उन्हें हम फोटो ऑटोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं। तो कौन से पशु हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे चमगादड़, उल्लू, कांटा, चूहा। ऑप्शन जो ए हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और इसे जो है निशाचर पशु जो है कहते हैं और ये केवल श्वेत श्याम रंग को देख पाते हैं। अगली सवाल को देख लेते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिकाओं के अध्ययन को जो है साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की पांचवी अवस्था माना जाता है। तो किसको पदार्थ की पांचवी अवस्था हम मानते हैं। तो यह हो जाएगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम से किस प्रकार समानुपाती होता है। तो यह जो हो जाएगा वर्ग के समानुपाती हो जाएगा। ध्वनि स्रोत की तीव्रता निम्न कारकों पर भी निर्भर करती है। वह स्रोत से दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में किसमें सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी होता है। तो यह जो हो जाएगा सबसे अधिक यह हो जाएगा अमरूद में। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है। तो जो चॉक पाउडर हो जाएगा यह पानी में अघुलनशील हो जाएगा। वहीं नमक, चीनी, दूध ये सभी जो है पानी में घुलनशील होते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किन अंगों में पुनर्जनन की शक्ति होती है। तो ये जो हो जाएगा लीवर में पुनर्जनन की शक्ति होती है। यकृत मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ बीमारी में वाहक का नाम क्या है। तो इसमें जो वाहक का नाम हो जाएगा एडीज मच्छर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेकबोन या हड्डी तोड़ बीमारी में वाहक का नाम एडीज मच्छर है और एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। अगला सवाल है हमारा निम्नलिखित में कौन सा उर्वरक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो यह हो जाएगा मेलेनिन जो है वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। अगला सवाल है उस प्रकार के पोषण का नाम बताइए जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो यह हो जाएगा मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण में जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों के विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं और यह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका शारीरिक उपयोग में वृद्धि के लिए करते हैं पोषण कहलाता है। फ्रेंड्स ये रहा आपका कुल 120 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का। और वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके बताएं, अपने फीडबैक दिया कीजिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ आप लोगों के कमेंट पढ़ के। तो मिलते हैं जस्ट इसके थर्ड पार्ट को लेके, तब तक के लिए थैंक यू।